हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि चैप्टर वाइज होंगे और आपके सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर साउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिमेन कांस्टेंट इनमें से एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशन का किसमें कांस्टेंट रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है फ्री वाइब्रेशन, या फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, या फिर सभी में कांस्टेंट रहता है। सो करेक्ट आंसर इज फ्री वाइब्रेशन। करेक्ट आंसर होगा आपका फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन में कांस्टेंट रहता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन में ये कम होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ये कम होते जाता है। फोर्स्ड वाइब्रेशन में ये डिपेंड करता है फोर्स की फ्रीक्वेंसी पे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर फोर्स्ड वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास फोर्स्ड वाइब्रेशन, या फिर नेचुरल वाइब्रेशन, रिजोनेंस, या फिर कुछ भी नहीं। सो करेक्ट आंसर इज रिजोनेंस। आपको पता है रिजोनेंस ही एक फिनोमिनन है जहां पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की, वो फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है और उसकी वजह से एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज, ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो करेक्ट आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका आप ध्यान रखोगे कि लाउडनेस जो होगी साउंड की ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो करेक्ट आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड मत कर देना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच एन एक्यूट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फ्लैट साउंड इज कॉल्ड। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहा जाता है जिसमें आप एक्यूट साउंड और किसको फ्लैट साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो एक्यूट साउंड को फ्लैट साउंड से किसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम, दैट इज पिच। तो पिच एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप डिफरेंस बता सकते हो फ्लैट साउंड और एक्यूट साउंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो साउंड की तो उससे क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, या फिर पिच चेंज होती है, लाउडनेस चेंज होती है, सारी चीजें चेंज होती है। तो ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज करते हो साउंड की तो एम्पलीट्यूड का उससे कोई लेना देना नहीं है, ये गलत ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ये एम्पलीट्यूड गलत ऑप्शन होगा आपका। करेक्ट आंसर इज पिच चेंजेस। ध्यान रखिए, पिच का डायरेक्टली किसके साथ लेना देना होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा पिच उतनी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी जितनी कम पिच उतनी कम। एम्पलीट्यूड का लेना देना किससे होता है, लाउडनेस से। लाउडनेस जितनी ज्यादा होगी एम्पलीट्यूड साउंड का उतना ज्यादा होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू साउंड्स हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस, दो साउंड्स हैं जिनकी पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, लेकिन वो डिफर करते हैं क्वालिटी में। तो ये ऐसा क्यों होता होगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट। तो किस वजह से होता होगा, फ्रीक्वेंसी? जी नहीं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं हो सकती इनकी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती तो उनकी पिच भी डिफरेंट होती। फ्रीक्वेंसी इज रॉन्ग आंसर। डिफरेंट एम्पलीट्यूड, जी नहीं, डिफरेंट एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा तो लाउडनेस भी डिफरेंट हो जाएगा, और पिच और लाउडनेस सेम है तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो वेवलेंथ भी सेम रहेगी। करेक्ट आंसर इज वेव फॉर्म। अब ध्यान रखिए कि क्वालिटी जो होती है वो वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है कि वेव पैटर्न आपका किस तरीके से बनता है। तो इस वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो अगर वेव फॉर्म अलग तरीके की होंगी, वेव फॉर्म अगर अलग तरीके की होंगी तो क्वालिटी ऑफ साउंड भी अलग तरीके की होगी, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एक जैसे हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट इन, तो इनमें से किसमें एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होता है। ऑप्शन ए है फोर्स्ड वाइब्रेशन, या फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन, या फिर फ्री वाइब्रेशन, या फिर बोथ, ए बी एंड सी, यानी कि डैम्प्ड वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन दोनों में होता है। तो करेक्ट आंसर इज फ्री वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन, इसका नाम ही फोर्स वाइब्रेशन है, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो आप लगाते ही लगाते हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। और साथ ही डैम्प्ड वाइब्रेशन में भी आपको पता है धीरे धीरे इसका जो एनर्जी होती रहती है वो कम होती रहती है। और क्यों लगती है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो एक्सटर्नल फोर्स लगता रहता है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती रहती, सॉरी एम्पलीट्यूड इसका कम होता रहता है, या फिर एनर्जी कम होती रहती है। सो करेक्ट आंसर विल बी फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन में एक्सटर्नल फोर्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को हम जीरो एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव। तो आपको पता है सब्जेक्टिव, ध्यान रखना सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, सब्जेक्टिव वो प्रॉपर्टीज हो गई जिनको आप सेंस कर सकते हो। तो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी होगी? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड या लाउडनेस। तो करेक्ट आंसर विल बी लाउडनेस। लाउडनेस इज करेक्ट आंसर। तो लाउडनेस या फिर दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास और भी हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ साउंड, या फिर एक और प्रॉपर्टी है आपके पास पिच, ये आप सेंस कर सकते हो। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। और जो प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं वो आपकी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज हो गई। तो जैसे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या शो करती है? फ्रीक्वेंसी से हमको किस चीज का पता चलता है? पिच का पता चलता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। इंटेंसिटी से हमको लाउडनेस का पता चलता है, तो इंटेंसिटी भी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई है। एम्पलीट्यूड से हमको लाउडनेस का पता चलता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन इज। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, मोर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, या इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो कि एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन है, टू साउंड्स ए एंड बी हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड वेव पैटर्न बट फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है और बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 हर्ट्ज है। तो आपको ये बताना है कि ए एंड बी हैव डिफरेंट क्वालिटीज। तो क्या ए और बी की डिफरेंट क्वालिटीज होंगी? जी नहीं, क्योंकि ए और बी का एम्पलीट्यूड सेम है और वेव पैटर्न सेम है। और क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? वेव पैटर्न पे। तो क्वालिटीज तो डिफरेंट नहीं होंगी। दूसरा बोला गया है बी इज लाउडर देन ए। क्या बी ए से ज्यादा लाउड होगा? जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडनेस बराबर होगी दोनों की। तो ये भी गलत होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बी इज श्रिल एंड ए इज ग्रेव। तो श्रिल का मतलब क्या होता है? ज्यादा एक्यूट होगी। क्यों एक्यूट क्यों होगी? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एक्यूट होगी। ए क्या होगी? फ्लैट होगी एज कंपेयर टू बी। फ्लैट या फिर आप ग्रेव इसको कह सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। दूसरी बात, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात आती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। करंट आंसर नहीं होगा। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला होता है। तो रेजिस्टेंस का आपको पता है, दैट इज यूनिट इसकी होती है ओम। करेक्ट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम। साथ में जो एरिया होता है, एरिया की यूनिट क्या हो जाती है? एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आंसर विल बी ओम मीटर। ये आपको वैसे याद भी रहेगा। तो एसआई यूनिट जो होती है रेजिस्टिविटी की वो ओम मीटर होती है। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो फॉर्मूला जरूर याद रखिए रेजिस्टिविटी का, वहां से आपको यूनिट का भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू रेजिस्टर्स ऑफ एक्स एंड वाई ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक्स इज लेस देन वाई। तो दो रेजिस्टर्स हैं और एक की है x और दूसरा है y। दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है कुछ इस तरीके से। तो ये पूछा जा रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो पहला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जा रही, लेस देन x, मोर देन y, बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पे ध्यान रखिए x कम वैल्यू है और y ज्यादा वैल्यू है। तो क्या ये रेजिस्टेंस x से कम होगा या y से ज्यादा होगा, या x और y के बीच में होगा, या फिर आप बता नहीं सकते हो कि इनमें से क्या होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी लेस देन x। ध्यान रखिए, कभी भी हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं दो रेजिस्टर्स को या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है उनमें से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम होता है। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का कि जब भी पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस भी जो होता है वो उससे भी कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कम ही होती है, जबकि सीरीज में हमेशा ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेस विद। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो सेल का वो कैसे इंक्रीज होता है? पहला है
विद इंक्रीज इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो अगर एरिया इलेक्ट्रोड का इंक्रीज करोगे, क्या उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा? जी नहीं, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि करंट फ्लो होना यानी कि चार्ज फ्लो होना इजी हो जाता है। तो ये आंसर गलत होगा। इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि अगर आप इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो चार्ज को यानी कि आयंस को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा और उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे चार्ज का फ्लो इजी हो जाता है, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो डिक्रीज हो जाता है। सो करेक्ट आंसर आपका बी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ वायर of resistance R is stretched to n times to its length, okay, new resistances। तो अगर आपने क्या किया, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस R है और उसको आपने स्ट्रेच करके उसके n टाइम्स कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आपको पता है जो R होता है, R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। अब क्या होगा, जो नया रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश है, उससे रो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि जो रो होता है यानी कि रेजिस्टिविटी होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, तो वो डायमेंशन चेंज करने पे चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा रो डैश समझ लीजिए इनटू एल जो होगा, क्योंकि एल एन टाइम्स हो गया तो एन इंटू एल डिवाइडेड बाय, अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो आपको पता है कि जो वायर है अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो, अगर आप उसको खींचते हो तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम हो जाएगा। कितने टाइम्स? वो ए बाई एन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो एन को आप ऊपर भेज दोगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू, ये रो डैश नहीं होगा, ये रो ही रहेगा, रो इंटू एल बाई ए, और रो इंटू एल बाई ए क्या है? ये आर है। सो करेक्ट आंसर विल बी एन स्क्वायर आर। आप गलती से भी एन आर मत लिख लीजिएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी एन स्क्वायर आर, मतलब कि एन स्क्वायर टाइम्स उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब अगर आप 2 टाइम्स करते हो उसको स्ट्रेच करके, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरीके से 3 टाइम्स करते हो तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको आप ईएमएफ भी कहते हो, तो बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन नहीं होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। सो आंसर इज वोल्ट। जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है और इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1 ओम इज सेम एज, तो 1 ओम किसके बराबर होगा? ध्यान रखिए, 1 ओम इज सेम एज किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट। जी नहीं, 1 ओम रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई और वोल्ट किसकी यूनिट हो गई? वोल्ट हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। तो ये गलत होगा। 1 एम्पियर ये भी गलत होगा। तो आपको पता है 1 ओम ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, आपने जो ओम्स लॉ है वो पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू वी बाई आई, या फिर आप कह सकते हो वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी होता है वोल्ट, वी की यूनिट होती है वोल्ट, और करंट की यूनिट होती है तो वोल्ट अपॉन मीटर एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, जो रेजिस्टेंस होता है जिसको आप ओम भी कहते हो, ओम या वोल्ट पर एम्पियर सेम होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट एम्पियर मत लिख देना आप, आंसर विल बी 1 वोल्ट पर एम्पियर। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? तो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किलो वॉट आवर। जूल नहीं होती है, कैलोरी नहीं होती है, और वॉट तो एनर्जी की यूनिट होती भी नहीं है। तो जूल एसआई यूनिट होती है, वॉट तो पावर की यूनिट होती है, और किलो वॉट आवर जो होती है वो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू क्या होती है? तो पावर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है जो वी होता है, वी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर आर। तो अगर यहां से आप देखोगे तो वी को अगर आप, सॉरी, आई इंटू आर लिख सकते हो वी को। तो अगर आप वी की जगह पे आई इंटू आर लिखते हो तो उससे क्या हो जाएगा? उससे एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज आई स्क्वायर आर। या फिर आप आई को रिप्लेस करके यहां से वी बाई आर लिखोगे तो वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। सारे के सारे इनमें से आंसर होंगे। इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट होगी इनमें से सारी की सारी होंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब
100 वॉट एंड 120 वोल्ट इज, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ये जो दिया हुआ है ये आपको मैंने बताया था, दिस इज पावर रेटिंग, और पावर रेटिंग से आपको क्या पता चलता है कि अगर आप 100 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई करते हो तो वो 100 वॉट या 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो 100 वॉट क्या देगा? पावर आपको देगा। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, ये ध्यान रखना हमेशा। तो पावर रेटिंग से आप क्या पता कर सकते हो? पावर रेटिंग से आप पता कर सकते हो उसका रेजिस्टेंस बहुत इजीली। तो वी स्क्वायर यानी कि वी कितना है? 120 वोल्ट, तो 120 का स्क्वायर यानी कि 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आप 100 कैंसिल कर सकते हो, 12 इंटू 12 यानी कि 144 विल बी योर आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 144 ओम। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड फ्रॉम पावर स्टेशन हैज, तो जो भी इलेक्ट्रिक पावर हम पावर स्टेशन से सप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है? दैट हैज हाई वोल्टेज। इसका ध्यान रखिए आप, कभी भी जब हम इलेक्ट्रिक पावर जो सप्लाई करते हैं पावर स्टेशन से उसमें हाई वोल्टेज और लो करंट होता है। तो लो वोल्टेज और हाई करंट गलत ऑप्शन हो जाएगा, हाई वोल्टेज होता है और करंट क्या होता है? लो होता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स द अप्लायंस फ्रॉम एक्सेसिव करंट, तो एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस जो अप्लायंस को एक्सेसिव करंट से सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है, दैट इज फ्यूज। ये आपको पता है, स्विच तो टर्न ऑफ एंड ऑन के लिए होता है, सॉकेट का आपको यूज पता है, प्लग्स का आपको यूज पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A device used to open and close the electric circuit is, तो एक ऐसा डिवाइस जिसको हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन एंड क्लोज करने के काम में लेके आते हैं। तो अभी मैंने इसका आंसर बताया, इसका आंसर हो जाएगा स्विच। तो स्विच एक ऐसा डिवाइस है, स्विच को हम किस लिए यूज करते हैं? किसी भी सर्किट को ऑफ या ऑन करने के लिए, यानी कि ओपन या फिर क्लोज करने के लिए। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन न्यू कन्वेंशन ऑफ कलर कोड ब्राउन कलर इज गिवन टू, तो ब्राउन कलर किसको दिया जाता है न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग? लाइव वायर को। इसका ध्यान रखेंगे, लाइव वायर को ब्राउन कलर दिया जाता है, अर्थ वायर को येलो कलर दिया जाता है, और न्यूट्रल वायर जो होता है उसको ब्लू कलर दिया जाता है। तो ये हमारा न्यू सिस्टम है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, होल ऑन द राइट साइड ऑफ अ सॉकेट इज कनेक्टेड टू, तो आपको पता है एक सॉकेट जो होता है, सॉकेट में 3 होल होते हैं, करेक्ट? एक होता है टॉप में, दूसरा होल होता है एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो जो राइट साइड का जो होल होता है यानी कि ये वाला होल जो होता है, दिस इज कनेक्टेड टू, तो द आंसर इज लाइव वायर। आपका आंसर होगा इसमें लाइव वायर। तो इसका ध्यान रखेंगे, सॉकेट का जो होल होता है वो लाइव वायर के लिए होता है, राइट वाला, और जो लेफ्ट वाला होल होता है ये होता है न्यूट्रल वायर के लिए, और टॉप वाला जो होल होता है वो होता है अर्थ वायर के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाउस होल्ड वायरिंग, इन हाउस होल्ड वायरिंग द अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन, तो हाउस होल्ड वायरिंग में आपको पता है अप्लायंसेज किस में कनेक्टेड होते हैं? पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। बहुत ही इजी आंसर है, क्योंकि आपको पता है सीरीज जो होता है, सीरीज में प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा कि आप एक साथ आपको अप्लायंसेज यूज करने पड़ेंगे, इसीलिए हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हमने डिस्कस किए थे लेक्चर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ हाउस लोकल अर्थिंग इज मेड, तो किसी भी घर में लोकल अर्थिंग कहां पर की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है नियर किलोवाट आवर मीटर टू यूजफुल अप्लायंसेज, या टू ऑल द अप्लायंसेज, या टू इलेक्ट्रिक बल्ब। तो करेक्ट आंसर होगा इसका नियर किलोवाट आवर मीटर। तो मीटर के आसपास में लोकल अर्थिंग होती है, और जो बाकी अप्लायंसेज पे जो अर्थिंग होती है दैट इज अर्थिंग ऑफ अप्लायंसेज, वो अलग होती है। लोकल लोकल अर्थिंग का मतलब क्या होता है? लोकल अर्थिंग का मतलब कि जो घर पे पहले की जाती है, बाहर जो किलोवाट आवर मीटर के नजदीक में की जाती है। तो ध्यान रखिए, इसको हम कहां पे करते हैं? नियर द किलोवाट आवर मीटर। नेक्स्ट है आपके पास, इन अ 3 पिन प्लग द टॉप पिन ऑफ प्लग इज फॉर, तो जो टॉप पिन होता है प्लग का वो किस लिए होता है? द आंसर इज अर्थ वायर। अभी मैंने आपको बताया था, सेम जैसे सॉकेट का होता है वैसे पिन का भी होता है। जो टॉप पिन होता है किसके लिए होता है? अर्थ वायर के लिए। तो ध्यान रखिए, द आंसर इज अर्थ वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रीन और येलो, यहाँ पे ऑफ की जगह और होगा, तो ग्रीन और येलो वायर इज यूज्ड एज, तो अभी मैंने आपको बताया है कि ग्रीन या येलो वायर किस चीज के लिए यूज करते हैं हम? अर्थ एज अर्थ वायर यूज करते हैं। लाइव वायर में हम क्या यूज करते हैं? ब्राउन या फिर रेड, और न्यूट्रल जो होती है दैट इज ब्लैक और ग्रीन।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, MCB इज बेटर देन फ्यूज बिकॉज MCB जो होती है वो फ्यूज से बेटर होती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज सेफर ड्यू टू क्विक रिस्पॉन्स। तो ये तो सही लग रहा है, क्योंकि इसका क्विक रिस्पॉन्स होता है। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है सर्किट में, जैसे करंट ज्यादा फ्लो होने लगती है तो एकदम से ऑफ हो जाता है, तो क्विक तो होता है। दूसरा है, इट अवॉइड्स द इनकन्वीनियंस ऑफ कनेक्टिंग द न्यू फ्यूज वायर। तो फ्यूज में आपने देखा होगा कि एक बार फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो हमको चेंज करना पड़ता है, लेकिन MCB में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये भी सही लग रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ A एंड B। तो आंसर इज बोथ A एंड B। तो यहाँ पे आप इसको या इसको आंसर मत बनाइए, आंसर इज D, बोथ A एंड B आर करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इट इज चीपर देन फ्यूज, ये गलत है, क्योंकि फ्यूज तो बहुत ही सस्ता आता है और ये फ्यूज से काफी ज्यादा महंगा होता है। और इसको हम यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट टू रीजंस की वजह से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, या फिर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, सेंटर ऑफ द मैग्नेट टू साउथ पोल, या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये मूव करती हैं नॉर्थ टू साउथ पोल। तो ये शायद आपको पता होगा, ये बहुत ही आसान एक क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉर्थ टू साउथ पोल। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, न कि एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। तो किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? हाईएस्ट एट द एंड्स। तो मान लेते हैं ये कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के जो अंदर होगी हाईएस्ट एट एंड, ऐसा कुछ नहीं होता है, या फिर हाईएस्ट एट सेंटर। द करेक्ट आंसर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। हर पॉइंट पे अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, वो हर पॉइंट पे सेम होती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following is used to detect the presence of current in a circuit। तो यहाँ पे आपने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था कि जो करंट, किसी भी करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको सर्किट में अगर मुझे डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो ये आपने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे इंड्यूस करंट के लिए। तो इंड्यूस करंट फैराडेज एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था, हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया था, जिससे हमको पता चलता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर अराउंड द कंडक्टर, देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर अराउंड द कंडक्टर। तो आपको मैंने बताया था, इसको हम थंब रूल, जो आपका राइट हैंड थंब रूल होता है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं कंडक्टर के चारों तरफ। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर अराउंड द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, पहला है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से हमको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में नहीं पता चलता है। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था, वीडियोस में बताया था कि राइट हैंड थंब रूल से हमको क्या पता चलता है? राइट हैंड थंब रूल से हमको पता चलता है कि अगर किसी भी करंट में किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी, वो राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी ऑप्शन नहीं होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमको ये पता चलता है कि जो फोर्स लगता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, वो किस डायरेक्शन में लगता है। द करेक्ट आंसर इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमको क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ध्यान रखिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमको पता चलता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और एम्पियर स्विमिंग रूल से भी हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन का पता हमको एम्पियर स्विमिंग रूल से पता चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सॉफ्ट आयरन बार इज यूज्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड टू। तो आपको पता है सोलेनॉइड जो भी होता है उसके अंदर हम एक सोलेनॉइड हमारे पास होता है, उसके अंदर हम क्या रखते हैं? एक सॉल्ट आयरन बार रखते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उसके अंदर हमें सॉफ्ट आयरन बार रखते क्यों हैं?
टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड या डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को जीरो बनाने के लिए, या इनमें से कुछ भी नहीं ऑप्शन है। सो करेक्ट आंसर इज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिए सॉफ्ट आयरन बार की वजह से जो करंट जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप रिवर्स करते हो करंट की डायरेक्शन को किसी भी कंडक्टर में तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी बाय राइट हैंड थंब रूल। तो गेट रिवर्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेफ्ट हैंड थंब रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि लेफ्ट हैंड थंब रूल हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आप राइट हैंड थंब रूल से यूज पता करते हो और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आप पता करते हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है strength of force on a current carrying conductor placed in a magnetic field depends on। तो किसी भी कंडक्टर को जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, कितना स्ट्रांग वो फोर्स होगा। तो किस चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ऑब्वियसली करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा ही। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जी हाँ इस पे भी डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जी इस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो फोर्स लगता है एफ, एफ इज इक्वल टू होता है बी इंटू आई इंटू एल। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिए बी इंटू आई इंटू एल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, आई होता है करंट और एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कैलोरीमेट्री डील्स विद, तो कैलोरीमेट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, किस चीज के साथ कैलोरीमेट्री डील करती है। सो करेक्ट आंसर विल बी मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री में हम बेसिकली हीट मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं कि कैसे हम हीट को मेजर करते हैं, कौन से डिवाइसेस हम यूज करते हैं एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, तो हीट हमेशा फ्लो होती है कहां से, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये तो आपको पता ही है, हीट की टेंडेंसी होती है फ्लो होने की कहां से, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है the of a body is the amount of heat energy required to raise its temperature by 1 degree Celsius। तो amount of heat energy required to raise its temperature by 1 degree Celsius। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है हमको बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए हमको जो हीट चाहिए होगी उस हीट को हम कहते हैं, ध्यान रखिए उस हीट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप कंफ्यूज मत हो जाना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको हम तब बोलेंगे जब उस बॉडी का मास 1 kg 1 यूनिट मास हो, यानी कि पर यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस वाली तो हीट कैपेसिटी की क्या किसी की भी ऐसा यूनिट नहीं हो सकते, करेक्ट आंसर इज जूल पर केल्विन। अब यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन किस चीज की यूनिट होती है, जूल पर केजी पर केल्विन यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो इसका ध्यान रखिए ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, अभी मैंने आपको बताया था कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको आप कहते हो। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m इज गिवन बाय। तो रिलेशनशिप जो होती है किसके बीच में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बीच में। तो ध्यान रखिए हीट कैपेसिटी जो होती है यहाँ पे स्मॉल सी से हमने डिनोट की है, तो स्मॉल सी इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाय एम, यानी कि यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल सी से डिनोट की गई है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगी कैपिटल सी डैश इज इक्वल टू स्मॉल सी बाय एम। इसका ध्यान रखिए हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको डेफिनेशन में ही बताया गया था कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल हाँ,
यहाँ पे ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच डिपेंड्स ऑन द मास। इनमें से कौन सी चीज मास पे डिपेंड करती है? क्या मेल्टिंग पॉइंट मास पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। मास कितना भी हो बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही रहेगा, वो मास से चेंज नहीं होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वो भी मास पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि पर यूनिट मास के लिए लेते हैं, पर केजी के लिए लेते हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी डिपेंड नहीं करेगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट जो होगी, लेटेंट हीट या फिर हीट कैपेसिटी, ये मास पे डिपेंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे मास बढ़ेगा लेटेंट हीट भी बढ़ेगी, लेकिन स्पेसिफिक लेटेंट हीट नहीं करता है, तो इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? तो करेक्ट आंसर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये तो खैर याद करने वाली चीज होगी। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हीट इज मेजर्ड बाय। तो हीट किस चीज से हम मेजर करते हैं? तो इसका ध्यान रखिए, इसमें गलती मत कीजिए। हीट को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर से हम हीट मेजर करते हैं, और थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। आपको पता ही होगा हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो थर्मोमीटर मत आंसर लिख लीजिएगा। करेक्ट आंसर विल बी कैलोरीमीटर। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ए इज मोर देन बी। तो टेम्परेचर जो है बॉडी ए का, वो बी से ज्यादा है। ध्यान रखिए, विच बॉडी हैज हायर कंटेंट ऑफ हीट एनर्जी, या एनर्जी जो भी है, तो किस बॉडी में ज्यादा एनर्जी होगी? तो हीट एनर्जी की अगर हम बात करें, तो कोई सी भी एनर्जी की हम बात करें, तो किस में ज्यादा होगी? ए या फिर बी, या फिर बोथ ए एंड बी, दोनों में बराबर ही होगी। तो यहाँ पे इक्वल कर लीजिएगा, बोथ ए एंड बी हैव इक्वल हीट या एनर्जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक्चुअल में हम पता नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर से हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी में एनर्जी कंटेंट या फिर हीट कंटेंट ज्यादा है। तो टेम्परेचर से हम उस बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस का पता कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि उस बॉडी का हीट कंटेंट ज्यादा है या कम है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एटॉमिक नंबर z ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू। तो जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर एनी ऑफ ए एंड बी। तो ये दोनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो एनी ऑफ की जगह बेटर होता है, यहाँ पे बोथ लिखा होता है। तो एनी ऑफ ए एंड बी दोनों में से कोई भी होगा, दोनों सही आंसर होंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट। इनमें से हैवीएस्ट कौन सा है? पहला है अल्फा पार्टिकल, दूसरा है बीटा पार्टिकल, तीसरा है न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन। तो देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, दैट इज अराउंड 1.6 इंटू 10⁻⁻27 या -27 केजी के आसपास। तो ये तो इन दोनों का मास होता है लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27। बीटा पार्टिकल तो बहुत हल्का होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होता है, तो बीटा पार्टिकल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब हेवीएस्ट पार्टिकल कौन सा होगा? अल्फा पार्टिकल। इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से लगभग 4 टाइम्स इसका मास होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, या न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इज बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बोथ बी एंड सी। यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों को क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स यानी कि जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मास नंबर ए ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू। तो मास नंबर किसी भी एलिमेंट का किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये गलत है। या फिर द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये भी गलत होगा। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सो दिस विल बी करेक्ट आंसर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इसका ध्यान रखना, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, उसी को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट इज। न्यूक्लियस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज न्यूट्रल, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होता है? तो क्या होता है? तो ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव। इसका आप ध्यान रखेंगे हमेशा,
क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन्स का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और इस वजह से जो न्यूक्लियस होगा उसका चार्ज भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मास ऑफ प्रोटॉन इज। तो खैर ये तो याद रखने वाला आंसर है, अभी मैंने आपको बताया था मास ऑफ प्रोटॉन इज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर विल बी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, -27 होता है, न कि 27, क्योंकि 1.67 इंटू 10⁻27 बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो आई होप कि आपको इतना पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच ऑफ टू इज सेम नंबर। तो कौन सा सेम इन नंबर होना था, विच ऑफ टू इज सेम इन नंबर। तो दोनों में कौन सा नंबर सेम होता है किसी भी एक न्यूट्रल एटम में। तो देखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा सेम होंगे? बिल्कुल नहीं, तो एक गलत आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज करेक्ट आंसर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी एक न्यूट्रल एटम में, वो हमेशा इक्वल होते हैं, इसीलिए क्योंकि उनका चार्ज अपोजिट और इक्वल होता है, इसलिए एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास कार्बन, ये कार्बन के 3 आइसोटोप है और एक नाइट्रोजन का है। तो चलो चेक करते हैं। तो आपको पता है नीचे आपका एटॉमिक नंबर लिखा होता है, ऊपर मास नंबर लिखा होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे करेंगे, दैट इज 12 - 6। 12 - 6 कितना होता है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6। इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 13 - 6 दैट विल बी 7। इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 14 - 6 यानी कि इसमें हो जाएंगे 8, और इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 14 - 7 दैट विल बी इक्वल टू 7। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ये मत देखिए आप, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। जो कार्बन सी है 614, तो इसका इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 8, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग। तो एटॉमिक नंबर कब नहीं होता है चेंज, अल्फा रेडिएशन। तो क्या ये सही है? जी नहीं, क्योंकि अल्फा रेडिएशन में आपको पता है अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो उससे एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। नेक्स्ट है बीटा रेडिएशन। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 1, तो एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो ध्यान रखिए, एटॉमिक नंबर पूछा गया है, मास नंबर नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन में एटॉमिक नंबर, मास नंबर कुछ भी चेंज नहीं होता है। बीटा रेडिएशन में एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन मास नंबर चेंज नहीं होता है, जबकि अल्फा रेडिएशन में एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि एटम्स, एटम्स तो नहीं होगा क्योंकि आइसोटोप्स खुद ही एटम होता है। तो सेम नंबर ऑफ क्या होता है, क्योंकि इनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर सेम एटॉमिक नंबर होगा तो सेम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, प्रोटॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ध्यान रखिए, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक नंबर सेम यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उनमें सेम होंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी सेम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।